नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बिरादर, सह प्राध्यापक हिंदी, सरकारी प्रथम दर्जे कॉलेज चिटगुप्पा, बीएससी थर्ड सेम के सभी मेरे छात्रों को मेरा प्रणाम और सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए आज हम उपन्यास आंगन में एक वृक्ष दुष्यंत कुमार जी का लिखा हुआ उपन्यास के बारे में हम विश्लेषण करेंगे। तो उपन्यास में जाने से पहले या उपन्यास का विश्लेषण करने से पहले हम थोड़ा सा लेखक का परिचय भी हम देखते हैं। तो लेखक जी का जन्म 1 सितंबर 1933 में राजापुर नवादा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा एमए तक इन्होंने पढ़ा है हिंदी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और इनकी प्रकाशित कृतियाँ हैं कविता संग्रह सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन में वसंत, उपन्यास छोटे सवाल, दूसरी जिंदगी और आंगन में एक वृक्ष। जो आंगन में एक वृक्ष आज आपके सामने आपके पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम में यहाँ पर आया है। नाटक उन्होंने लिखा है, नाट्य काव्य लिखा है। नाटक में उन्होंने लिखा मसीहा मर गया, मन के कोण, नाट्य काव्य एक कंठ विष पाई, और साए में धूप इनके नाटक काव्य है। दुष्यंत कुमार जी आंगन के एक वृक्ष के बारे में वे खुद लिखते हैं। आंगन में एक वृक्ष के उपन्यास, एक वृक्ष के पत्ते रूपी किरदार देर तक मन में सरसराते रहते हैं, अपने होने का एहसास कराते हैं। उनका यहाँ एहसास पाठक के मन में एक अमिट छाप रूप बनाता रहता है। तो ये 2 लाइनें उन्हें वे उपन्यास के बारे में कहते हैं, और ये उपन्यास जो है उनके ही जीवन की कुछ यादों को संजोए हुए उपन्यास मुझे लगते हैं। और यहाँ पर वे पूरे उपन्यास को ख़त्म होने तक वे खुद ही अपनी बचपन की जीवन यात्रा के बारे में वो कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस उपन्यास का जो रचनात्मक वैभव है, इससे ही पता चलता है कि जो उपन्यासकार की वैभव का हमें यहाँ पर पता लगता है। उपन्यास में वे एक सामंती परिवार और उस परिवार के परिवेश, यानी एक बड़ा उच्च वर्ग परिवार के बारे में वे उच्च वर्ग परिवार और परिवार के उस परिवेश का चित्रण उन्होंने किया है। सामंत जो साहूकार या जमींदार कुछ भी कह सकते हैं उसको, सामंत अपने ज़मीन और अपनी दौलत को बचाने के लिए वहाँ न केवल गरीबों का शोषण करता है, अपने घर में काम करने वाले नौकर चाकर हो या अपने घर के ही स्त्रियाँ या बीवी हो या बेटियाँ हो, इन पर भी वो शोषण और उत्पीड़न करता है, बल्कि स्वयं को जो बहुत प्यार करता है उन्हें भी वो बर्बादी की तरफ ढेलता है। यहाँ इस उपन्यास की मूल कथा का एक विश्लेषण है। उपन्यास बड़ी शिद्दत से लिखा गया है। सामंत भी मनुष्य होता है, यानी साहूकार भी मनुष्य होता है, फिर भी वो यूँ क्यों करता है, क्यों ऐसे काम करता है, इसका भी यहाँ पर विश्लेषण किया गया है या इस उपन्यास में लिखा गया है। सामंत जो होता है उसे भी उसका दिल भी है, उसे भी पीड़ाएँ होती है। वहाँ अपने वर्गीय स्वार्थ के लिए, यानी अपने ही जो मुकाम के लोग होते हैं, अपने स्टेटस के जो लोग होते हैं, उनके साथ स्टेटस मेंटेनेंस जो कहते हैं ना हम लोग, स्टेटस मेंटेनेंस करने के लिए या अपने वर्गीय स्वार्थ और शोषकीय रुतबे को बचा के रखने के लिए या उसकी कोशिश में वो इतना बुरा काम कर जाता है कि वह खुद उसे एहसास नहीं होता कि वो उसने क्या किया। यहाँ इस पूरे उपन्यास का सार है। उपन्यास के चरित्र के बारे में देखा जाए तो उपन्यास के चरित्र है चंदन, भैनाजी, माँ, पिताजी
मंडावली भाभी और उसके बाद मुंशी जी। इसके अलावा गांव के कुछ लोग हैं, यादराम, भिक्कम चमार निचले वर्ग को संबोधित करते हैं और पूरा परिवेश पूरी जीवंतता के साथ, ताजगी के साथ यहाँ कहानी चलती है। तो पहले भाग में हम देखते हैं चंदन जो बड़ा सिटी में रहता है, यानी बिजनौर में रहता है। वे भाई साहब जो कभी भी गांव को कभी कभी फिरने के लिए आते हैं, यानी वहाँ से अपने गांव से बिजनौर से वे बहना जी के पास रहते हैं, या उनकी बहना जी जो है उनकी माँ की बहन, उनके बारे में भी छोटी छोटी कहानियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले लेखक जो उनके परिवार का परिवेश था उसको याद दर पर अपने दर पदर उसे याद को खुके रहे हैं, यानी वे थोड़ा कर उसे याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इस भाग में, पहले भाग में वो चंदन का गांव को आना, गांव में उसके बारे में जो बातें होते या जो व्याख्या होती, जो हादसे होते, इन हादसों को याद करना और माँ और चंदन के रिश्ते के बारे में सोचना, और पिताजी के साथ एक हादसा होना, यानी पिताजी और चंदन का एक हादसा होना, और चंदन को इस हादसे में मार खाना, यह सब कुछ पहले भाग में हम देखते हैं। और जो मंडावली भाभी है उनके साथ उनका रिश्तों का दिखाना इस पहले भाग में हम देखते हैं। तो पहले भाग में चंदन गांव को आता है तो अपने साथ कई खिलौने लेकर आता है। किसके लिए? लेखक के लिए। लेखक बहुत छोटे हैं, वो याद कर रहे हैं, ये याद करके ही लिखा हुआ यहाँ उपन्यास है। इस उपन्यास को अपनी यादों को ताज़ा करते करते वे सामंत परिवार की जो तीक्ष्णता या उनकी जो क्रूरता है उसके बारे में वो हमारे सामने रखना चाहते हैं। तो चंदन जो है जब भी गांव को आते तब सब तरफ तो हरियाली हरियाली होती, मगर मेरे अंदर तो बाजे बजते, मेरे अंदर एक तरह से कैसा होता कि त्यौहार हो। लेखक कहते हैं कि मुझे रंग बिरंगे कपड़े मिलते, अजीबोगरीब खिलौने मिलते, जापानी पिस्तौल, गोलियां, खूबसूरत डिब्बे, टॉफियाँ, सब कुछ लेकर आते चंदन भाई साहब। तो मुझे बहुत अच्छा लगता, और जब भी वो लेकर आते तब मेरी माँ चंदन को डांटती, तो इतने पैसे क्यों फूंकता है इसके ऊपर, क्यों इतना उसे प्यार करता है। तब चंदन कहता, नहीं बीजी, मैं उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ लाया हूँ मैं आज, तुम्हारे लिए भी कुछ, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं लाया मैं, मगर फिर भी मैं इतने पैसे कहाँ फूंकता हूँ माता जी, ऐसा वो बोलता है। तब माँ बोलती है, तो इतने सामान लाने की क्या जरूरत थी इसे, ये सब कुछ 2-4 दिन खेल के फेंक देता है। तब वो बोलता है कि माँ, मैंने थोड़ा सा इनके भाई के लिए थोड़ा सामान है, मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं लाया। फिर भाई को बोलता है, यानी लेखक को बोलता है, नहीं माँ के लिए भी मैं एक साड़ी लाया हूँ, वो मैं अभी नहीं दूंगा, माँ गाली देगी, बाद में दूंगा, ऐसा वो बोलता है। कौन? चंदन बोलता है। बोलने के बाद वो जब भी आता है तो उसका प्रोग्राम फिक्स रहता है, वे कभी भी दोपहर में म्यूजिक सुनते हैं, शाम को शिकार करते हैं, रात को यादराम के परोठे खाते हैं। तो माँ को यादराम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यादराम से ही हमारे उसके घर के सभी सदस्य बिगड़ रहे हैं, ऐसे उसे लगता है। यादराम कभी भी चंदन भाई साहब के साथ नहीं रहता है। तो यादराम जब भी उसके यादराम को देखती है माँ तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा याद के बाद दूसरी जगह, यानी दूसरे भाग में छोटे छोटे भाग इस उपन्यास के किए गए हैं। तो वहाँ फिर एक हादसा
याद करते हैं जब चंदन भाई साहब गांव को आए थे, तब वो शिकार करने गांव में घूमने गए थे। जब यहाँ पर चमार, जो भिक्कन चमार इसका नाम है, वो तो चंदन की तारीफ करते करते नहीं थकता था। तो चंदन भाई साहब उसे मूविंग रेडियो स्टेशन कहते थे। तो एक हादसा होता है कि चंदन वहाँ से गुजरते रहते हैं, तो चमार के घर में वो कुछ खाना बना कर खाने ही वाला होता है। तो चंदन भाई साहब अंदर आते हैं और आगे कहते हैं, रे मुझे छोड़ के ही खा रहा है। तो ऐसे कहते बात करते हुए ही ऊपर जो पंछी उड़ रहा था उसको उन्होंने शिकार किया। धूम आवाज़ आई, तो जो पंछी थी वो पंछी आकर भिक्कन चमार के खाने में ही गिर गए। तो भिक्कन चमार तो घबरा गया एक समय के लिए, फिर बाद में याद करता है क्या निशाना था बाबूजी का, ऐसा वहाँ याद करता है। उसके बाद मंडलावली भाभी के भी यहाँ पर याद होते हैं। और उसके बाद में जब भाभी भी, मंडावली भाभी जो है वो चंदन को प्यार करती है और चंदन से वो बहुत दिलो दिल में अपने आप को उसे सौंप बैठी है। तो यहाँ पर चंदन भाभी जी से भी मिलता है और आगे और एक घटना है, जो घटने में वहाँ पर दोस्त सभी लोग मिलकर याद करते हैं कि जो लड़की के बारे में, यानी वो जो नौजवान लोग थे, तो वो याद करते हैं कि उस चंदन, अरे तू तो एक लड़की के पीछे पड़ा था, वो पट गई। तो ऐसे वहाँ बातें करते हैं, तो वो लेखक को अच्छा नहीं लगता, वो उतना दिमाग में नहीं डालते। फिर गाने बजाने होते और जश्न होती, सब कुछ होता। चंदन भाई साहब रहते तो गाँव में हरियाली हरियाली होती और कल्याण चाचा और भिक्कू चमार सभी लोग चंदन भाई साहब के पीछे 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 रहते। तो आगे और एक घटना है, और एक इस घटना को भी हमारे जो लेखक हैं वो याद करते हैं। मैं अगर से रगवा नहीं होता तो मैं गिर जाता या मैं बेहोश होकर गिर पड़ता। तो यहाँ घटना ये है कि एक बार पिताजी शहर से लौटे हैं, बिजनौर जिले कचहरी का काम करके बाहर लौटे हैं। जब भी पिताजी गांव से लौटते हैं तो उनके आसपास में कम से कम 8-10 लोगों का हुजूम जमा हो जाता और उस हुजूम में वो लोग कहते क्या हाल है, क्या हुआ है, क्या करके आए हैं या क्या चल रहा है, इसके बारे में वहाँ पर चर्चाएं होती। तो पिताजी जब भी आते तो मैं भागते हुए बाहर जाता, उस उनके थैले को मैं टुकुर टुकुर देखता। थैले के अंदर वे हर बार कुछ ना कुछ लेकर आते। मैं एक बार गलती से थैले में हाथ डाल बैठा था, तो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गए थे। तो मैं उस दिन से उस थैले पर थैले में हाथ नहीं डालता, मगर वो हर बार जब भी आते तो थैले में 2 पूड़े लेकर आते, उन्हें खाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ लेकर आते। तो आज भी वो लाए थे। उस थैले के पूड़ों को देखते हुए मैं वहाँ पर ठहरा था। तब मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता, मगर मैंने क्या किया कि थैला लेकर अंदर जाके रखूं, ऐसा मैंने पूछा। तो पिताजी को याद आया, अरे थैला रखने की बात छोड़, ये ले पुड़िया ले ले, खाना खा ले बोलकर मेरे हाथ में वो पुड़िया देते हैं। देते ही वक्त में 2-4 लोग एक आदमी को अपने कंधे पे लिए हुए चबूतरे के ऊपर चढ़ रहे हैं और चबूतरे पर चढ़कर उसे वहाँ पर सुला देते हैं। मैं यानी लेखक उसे देखते हैं तो पहले वो सोचते हैं कोई आदमी होगा, मगर बाद में उन्हें पता चलता है जो ये आदमी है, पैजामा पहना, नेहरू शर्ट पैजामा पहना हुआ आदमी, ये चंदन भाई साहब है। और उनके मुंह से बदबू आ रही है और
देखते ही देखते सभी लोग उसे देखकर डर गए हैं और कंधे पर वहाँ देखते हैं कि मुँह सब बाँस मार रही है और उनके शर्ट यानी शेरवानी और पैजामा के ऊपर ताज़ा सब्जी गोश्त की सब्जी की दाग लगे हुए हैं। सभी ने यहाँ जो जो चार लोग उसे उठा के लाए थे वहाँ पर लाकर रख दिए। इसे देखते ही मैं पहले तो नहीं पहचाना था, बाद में देखा तो भाई साहब थे, तो मैं ज़ोर से चिल्लाया, भाई साहब। चिल्लाते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। रघुवा नाई वहीं पर था जो मुझे धर लिया, नहीं तो मैं नीचे गिर जाता। यहाँ भी घटना वो याद करते हैं। तो इसी घटना के साथ पिताजी रघुवा नाई को गाली देते हैं कि अबे इसे क्यों यहाँ पर खड़ा क्यों मुँह देख रहा है, उसे लेकर अंदर लेके जाओ, उसे घर को छोड़ के आओ, यहाँ बोलते हैं। तो रघुवा मेरा पैकेट लेके मुझे तत्काल उठाकर घर में लेकर गया। यहाँ तक एक भाग यहाँ तक हम देखते हैं कि